श्याम सुंदर गुप्ता, नमस्ते सभी को। इंग्लिश ग्रामर का आज हम वर्ब के बारे में, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, इनके बारे में सीखेंगे। आप डिक्शनरी में देखोगे तो हर शब्द के बाद में ये लिखा हुआ है कि ये वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। वहाँ से हमें बड़ा आराम मिल जाता है, तो उसको हम अच्छी तरह से जानेंगे। हम ट्रांजिटिव वर्ब ले रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी पहले इंग्लिश में हम परिभाषा कर लेते हैं। An action that passes from the subject to the object। यानी जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, कोई सी भी याद कर लो। तो अभी हम करके आए थे पहले एन एक्शन। एन एक्शन मीन्स वर्ब। कोई भी एक्शन है तो वो वर्ब है, क्रिया है। कोई भी नाम है तो नाउन है। एन एक्शन दैट पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक चला जाता है, एक्शन वर्ब, तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यानी साधारण सी बात है, जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो, यानी अब हमने सब्जेक्ट वाले तो पहले पढ़ लिए हैं, फाइनाइट और इन्फिनिट, और इसमें क्या पढ़ेंगे, अब ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, यानी जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे एक उदाहरण लिख लेते हैं हम, ही राइट्स अ लेटर। अब देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट, एस लिख देते हैं, और ये हो गया ट्रांजिट का टी आर छोटा कर देते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है ये? क्योंकि इसका ये ऑब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव। तो शायद एक बिल्कुल आसान चीज करके बता दिया है कि ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ही सब्जेक्ट हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाने में वर्ब जो पास कर देता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक। अब हम करेंगे इंट्रांजिटिव। इनसे उल्टे हो जाते हैं, नेगेटिव। ट्रांजिटिव का उल्टा इंट्रांजिटिव वर्ब। इसकी छोटी बना देता हूँ दोबारा लिखने से, क्या मतलब, व्हेन एन एक्शन स्टॉप्स। तो कितनी सुंदर छोटी सी उसमें परिभाषा आ गई है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म है ना, इसलिए एन एक्शन एक चीज़ है तो एक के साथ ऐसे ऐसा आता है। तो इसमें क्या हो गया है, व्हेन एन एक्शन स्टॉप्स, जब कोई क्रिया रुक जाती है। एन एक्शन का मतलब क्रिया है, कोई भी हरकत रुक जाती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कहाँ? बस सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, बाकी ऑब्जेक्ट ना हो, यानी और
द वर्ब विद नो ऑब्जेक्ट। कैसे ही परिभाषा बना लो, इंग्लिश का अभ्यास इतना हो जाएगा, धीरे धीरे सब बनाने लग जाओगे। वैन द वर्ब विद नो ऑब्जेक्ट, और वैसे इसको इतना फैला सकते हो, फैला लो। तो इसके उदाहरण हम लेंगे, सी लाफ्स, वह हंसती है। अब इसके आगे हमने कुछ नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। डॉग्स बार्क, डॉग्स कुत्ते, कुत्ते भौंकते हैं। पक्षी उड़ते हैं, वह हंसती है। तो ये दीज वर्ब्स आर विदाउट ऑब्जेक्ट। वर्ब स्टॉप्स हियर, यहाँ पे वर्ब आगे नहीं गया है, तो यहाँ पे एन एक्शन स्टॉप्स, वर्ब रुक जाता है। द वर्ब विद नो ऑब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर हो गया हुआ। इसमें अब हम इनको कुछ प्रीपोजिशन लगा के जैसे करते हैं, सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है, तब फिर क्या होगा कि ये इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बन जाएगा। एक बात गहरी है ये कि प्रीपोजिशन लगा के जिस पर लग सकती है तो वो उल्टा हो जाता है, इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बन जाता है। हियर आर सम वर्ब्स which can be used, some verbs can be used in both ways। कुछ वर्ब हैं जो एक ही वर्ब दोनों में ट्रांजिटिव के रूप में भी है और इंट्रांजिटिव के रूप में भी है। यहाँ हम पहला लिख लेते हैं ट्रांजिटिव, और यहाँ लिख लेते हैं इंट्रांजिटिव। वर्ब तो है ही। तो अब जैसे हमने उदाहरण ले रहे हैं, दे फ्लाई अ काइट, वे एक पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब है फ्लाई और ऑब्जेक्ट आ गया अ काइट, और सब्जेक्ट ये है, तो इसका ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है। और यहाँ पे देखो फ्लाई को हम कैसे लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। आगे जरूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट की, है ही नहीं इसमें, तो यहीं पे वर्ब जो है दैट स्टॉप्स हियर, तो बर्ड्स फ्लाई ये इंट्रांजिटिव है। दूसरा सेंटेंस ले लो, द प्योन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। रिंग्स हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट है द बेल, सब्जेक्ट प्यून है। द बेल रिंग्स, देखो कितना सुंदर वर्ब बना है, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया है, तो इंट्रांजिटिव है। वही यहाँ पे रिंग और यहाँ पे रिंग दोनों रूप में आ गया, यहाँ फ्लाई यहाँ फ्लाई। तो दूसरा और लिख लो एक सेंटेंस, ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सत्य बोलता है, ऑब्जेक्ट के साथ है तो ट्रांजिटिव है। और मैं इसमें लिख दूंगा ही स्पीक्स फ्लुएंटली, FLUENTLY, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, वह अच्छे फ्लुएंट फ्लो से बोलता है, तेजी से बोलता है। और एक उदाहरण आ रहा है, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, डबल P हो जाएगा, स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। या स्टॉप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले सकते थे, हमने पास्ट इंडेफिनिट में ले लिया है।
द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। तो यहाँ पे हो गया द ट्रेन स्टॉप्ड, गाड़ी रुकी। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट बिगर ऑब्जेक्ट का वर्ब है, तो स्टॉप यहाँ पे रुक गया है। और लिख लेते हैं हम व्हेन ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, टू आ गया तो एस लग जाएगा। व्हेन अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए किसी वर्ब के, ट्रांजिटिव तो वर्ब है ही, उसके दो ऑब्जेक्ट आ जाए। अब तक तो एक ऑब्जेक्ट हमने पढ़े थे, तो एक होगा दैट इज, एक तो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको समझने के लिए एक उदाहरण करना पड़ेगा हमें। शी टीचेस, ऐसी एस लग गया, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। शी टीचेस में इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। तो देखो अब ये तो हो गया सब्जेक्ट, टीचेस हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट आ गए, मी और एक इंग्लिश। इसमें देखो हमेशा जो है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर बता रहा हूँ, पहचान बहुत अच्छी, कि तकरीबन ये लिखा मिलेगा कि जो जिससे अर्थ पूरा हो रहा है, सी टीचेस इंग्लिश, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक तो ये पहचान होगी, ये हो गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे इस लाइन में तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ये पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, फिर तीसरा, ऐसे ऑब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट आ जाए जब, तो इंग्लिश वाला जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें नियम बना लो कि पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, बहुत अच्छी बात, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? पहला। ये जो पहले आ गया तो पहला है, ये दूसरा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले लो। इट शुड, इट मस्ट बी, इट शुड प्रीसीड, जो पहले लगते हैं वो प्रीसीड कहलाते हैं। ये शब्द अच्छा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट पहला है, ऐसे कर लो, शुड प्रीसीड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट वाला, इससे पहले आना चाहिए, शुड प्रीसीड, यानी इनडायरेक्ट को पहले लगाओ, तो ये नियम हो गया है। कितना अच्छा उदाहरण है, सी टीचेस मी इंग्लिश, ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा है, लेकिन दूसरा डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट पहले आता है डायरेक्ट से, इसलिए हमने ये नियम इंग्लिश का इसका लिख दिया, इंग्लिश में बना के। इंटरेस्टिंग है। और वैसे हिंदी में समझा दिया है कि दो ऑब्जेक्ट है हो तो इनडायरेक्ट को पहले लगाओ, डायरेक्ट से पहले, ऐसे मिलेगा। बाकी इसकी दूसरी इंग्लिश ही बन जाएगी, सी टीचेस इंग्लिश। अगर इसको पहले डायरेक्ट लगाते हो तो फिर प्रीपोजिशन का सहारा लेना पड़ेगा। सी टीचेस इंग्लिश टू मी, ये हो जाएगा, लेकिन ये प्रथा अच्छी है, उसमें टू का चक्कर रहेगा, याद करना पड़ेगा। अब हम एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कि
इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट से पहले आया था, तो यहाँ हम एक इसमें ब्रैकेट में लिख लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी वैसे ऑब्जेक्ट ये पहले वाला है और है इनडायरेक्ट जो पहले आ गया डायरेक्ट से। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, लिविंग होगा। लिविंग का मतलब जीवित। ये देखो पढ़ाई का अनुभव की बात होती है, ये चीज़ें बहुत कम, मतलब खुद सोच कर देखना कभी सुनी है ये चीज़ें। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट होगा वो लिविंग होगा, जीवित होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आएगा, पहले ये आएगा। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। और ये क्या होगा, नॉन लिविंग यानी लाइफलेस, कुछ भी लिख दो, लाइफलेस ज़्यादा अच्छा है, बिगर जीवन के, मतलब निर्जीव। जीवित होगा ये और ये निर्जीव। तो कितनी सुंदर बात आई है इसमें कि ट्रांजिटिव में वर्ब में जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जीवित होगा और सेकंड जो है ऑब्जेक्ट वो लाइफलेस होगा। एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का एक मैं बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, शायद आज तक ना सुनी हो, नोट करवा देता हूँ इसको मैं, कितनी इंटरेस्टिंग बात होगी। एन इंट्रांजिटिव लिख लो, एन इंट्रांजिटिव वर्ब becomes a transitive verb if या when combined with a preposition एज। उदाहरण दे रहा हूँ, एक इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव बन जाता है जब हम उसके पीछे, वर्ब के पीछे प्रीपोजिशन लगाते हैं। प्रीपोजिशन लगाने का यही मतलब होता है, उदाहरण कर रहे हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। दे लाफ्ट, वे हंसे, और यहाँ पे हम बना लेते हैं ट्रांजिटिव खाना, ट्रांजिटिव वर्ब। एक ही वर्ब है लाफ, और यहाँ ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इंट्रांजिटिव होते हैं। दे लाफ्ट, वे हंसे, और यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज होते ही दे लाफ्ड एट द बैगर, वे भिखारी पर हंसे। अब ये लाफ्ट के बाद एट आते ही इसका ये ऑब्जेक्ट आ गया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव बन जाता है। यहाँ प्रीपोजिशन लग के बना, नहीं तो अर्थ ही जीरो हो जाता है, इसका बिल्कुल गलत हो जाता है सेंटेंस। तो बार बार हम बता चुके हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब में और ट्रांजिटिव में क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वे होते हैं जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है, इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, और इनमें हम कई दफ़ा प्रीपोजिशन लगा के दे बिहेव लाइक ट्रांजिटिव। और दूसरा उदाहरण हम कर लेते हैं, शी लुक्स सैड, वह कैसी दिखाई देती है, दे रही है, दुखी, उदास। अब लुक यहाँ पे वर्ब है इंट्रांजिटिव, और यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को देखो। तो ये एक ऐसी मतलब जानकारी है, शायद मैंने तो कहीं पढ़ने में आया नहीं, लेकिन अब ये पता लग रहा है कि जब हम अभ्यास करते करते जाते हैं तो कुछ चीज़ नोट हो जाती हैं, अच्छी किताबों में मिल जाएगा। तो ये हम
मतलब ट्रांजिटिव क्लियर हो गया हमारे में। और ट्रांजिटिव वर्ब जो है वे सकर्मक होती है, हिंदी में इनको सकर्मक बोलते हैं। सह का मतलब सहित, और कर्म जिनमें ऑब्जेक्ट होता है तो सकर्मक होगी। अकर्मक एक से उल्टा हो जाता है, अकर्मक जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये हमने आज कंप्लीट कोर्स कर लिया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का।